नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और हरियाणा का विधानसभा सत्र कल से शुरू होने वाला है और 3 दिन ये सत्र चलने वाला है। और अब की बार भी सत्र हंगामेदार होने की उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही ये कहा है कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो अपनी आवाज़ उठाएंगे। हमारे साथ रोहतक से कांग्रेस पार्टी के विधायक भारत भूषण बत्रा हैं। उनसे पूछते हैं कि इस बार विधानसभा सत्र में कांग्रेस क्या करने वाली है। 3 दिन का सत्र है बत्रा जी, क्या कांग्रेस की स्ट्रेटेजी रहेगी इस सत्र के दौरान? सबसे पहले तो दीपक जी, ये सरकार इतनी भ्रष्टाचार में लिप्त है जिसकी किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की थी। मुख्यमंत्री ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, पर पामिंग जो काम रिश्वत में किसी ज़माने में 200 में हुआ करता था, अब 2000 में होने लग गया। और जनमानस का काम, आम आदमी का काम बिना ग्रीसिंग ऑफ द पाम ऑफ द ऑफिसर्स होता नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। हरियाणा प्रदेश खड्डों का प्रदेश बन गया है। शहरों की तो बुरी हालत है ही सही, पर जो गांव की सड़कें हैं वो भी बहुत बुरी तरह टूटी हुई है। एक ज्वलंत समस्या है कि प्रॉपर्टी आईडी से उसकी एनओसी लोग बहुत परेशान हैं। किसी की भी प्रॉपर्टी आईडी अगर अधिकारी के हाथ गर्म कर दिए जाते हैं तो फटाफट बन जाती है। और उस प्रॉपर्टी आईडी में बनाने में उसका जो सर्वे है वो सैटेलाइट से किया गया और एक्चुअल सर्वे नहीं किया गया। इतनी खामियां हैं कि लोग उनको दूर करते करते थक जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि यदि एक व्यक्ति जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है तो पहले तो उसके पास प्रॉपर्टी आईडी होनी चाहिए। अगर उसके पास 400 गज का मकान है, 2 भाई हैं, आपस में पार्टीशन करके और अलग प्रॉपर्टी आईडी बना के प्रॉपर्टी बेचने की बात करते हैं तो कहते हैं जी हम पार्टीशन की आईडी नहीं बनाने देंगे। वो आईडी नहीं बनती है। एक संवैधानिक अधिकार है प्रॉपर्टी का, और संवैधानिक अधिकार से सरकार किस कानून के तहत, किस रूल्स के तहत वंचित करती है। ठीक है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट या म्यूनिसिपल कमेटीज़ जो एक्ट है उसके अंदर सरकार अपनी रिकवरियां तो कर सकती है, प्रॉपर्टी टैक्स का या हाउस टैक्स का, हाउस टैक्स और होनी भी चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स की सभी लोगों को उसकी पेमेंट भी करनी चाहिए, पर उसके बिना के पे व्यक्ति के ऑनरशिप राइट पे हस्तक्षेप करना ये बहुत बड़ी गलत बात है। प्रॉपर्टी आईडी में त्रुटि है तो वो प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता किसी हालत में। प्रॉपर्टी का राइट अलग है, एक टैक्स कलेक्शन का राइट अलग है। ये दोनों अलग अलग राइट हैं। और इसी मुद्दे को, इसके ऊपर प्रॉपर्टी आईडी पे जब कमियां हैं, जहाँ पार्टीशन का बात आती है। अब जिस व्यक्ति के पास 100 गज का ही मकान है, 2 भाई हैं, आपस में पार्टीशन करके एक भाई बीच में 50% हिस्सा बेचना चाहता है, वो नहीं बेच सकता क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनेगी। प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनेगी तो तहसील एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो दोनों चीज़ें अलग आप समझने की कोशिश की थी कि राइट टू प्रॉपर्टी एक डिफरेंट है और एक टैक्स का भरना एक डिफरेंट है। तो इसलिए लोग बहुत दुखी हैं हद से ज़्यादा। और कई बार तो ये होता है कि कईयों की प्रॉपर्टी 100 गज से कम है, गरीब आदमी की या मध्यम वर्ग की कम प्रॉपर्टी कम है, वहाँ पर वो प्रॉपर्टी बेचने पे ये रिस्ट्रिक्शन है वो गलत है। प्रॉपर्टी का टैक्स कलेक्शन करना एक अलग बात है और प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र करना, ये दोनों अलग अलग कानूनों से गवर्न होते हैं। तो ये बहुत त्रुटियाँ हैं और सरकार को फिज़िकल सर्वे करना चाहिए। इसका मैंने साथ में
वरुण चौधरी जी ने और सुभाष देसवाल ने कॉल अटेंशन मोशन लगाया है और वो कॉल अटेंशन मोशन एक्सेप्ट हो चुका है और उस पर चर्चा विधानसभा के अंदर हम करेंगे और अपना पक्ष पूरा रखेंगे कि लोगों को कोई असुविधा ना हो। इसके अलावा ये आपकी तरफ से हो गया, कांग्रेस पार्टी पूरे स्टेट को लेकर के किस तरह से इस विधानसभा में अपनी बात उठाने वाली है? ऐसी कौन सी स्थिति है, ये तो आपका पर्सनल है, ओवरऑल कांग्रेस पार्टी के चल चुकी हैं और अभी तक एमएसपी का प्राइस डिक्लेयर नहीं हुआ है। पानी जल भराव अभी तक है, वो निकला नहीं है, कोई किसानों को कंपनसेशन की बात नहीं है। जो सरकार जल भराव का पानी अभी तक 6 महीने से नहीं निकाल सकी, ऐसी सरकार की कार्यप्रणाली पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस बात के लिए। पॉल्यूशन का बहुत बड़ा मुद्दा है, वो भी हम वहाँ पर उस बात के लिए रखेंगे। मेडिकल कॉलेज की बॉन्ड पॉलिसी के बारे में भी मुद्दा उठाने की बात थी, पर आज ही अखबारों के अंदर आ गया कि वो आपस में इनका कॉम्प्रोमाइज़ हो, वो भी क्योंकि हमारा विधानसभा का सत्र आ रहा था और वहाँ पर इस बात का विपक्ष पूरी आवाज़ उठाता। उस विधानसभा में एम्बेरसमेंट ना हो सरकार को और अपनी वो जवाबदेही ना कर सकें, नहीं कर सकते थे, इस चक्कर में उन्होंने फटाफट इस बात को कॉम्प्रोमाइज़ इसको कर दिया। जहाँ तक पॉल्यूशन का बात है, दिल्ली के एडजॉइनिंग में सारे आईक्यू बढ़ा जा रहा है, हेल्थ का बहुत बुरा हाल है। इस तरह और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलपमेंट नहीं है, सड़कों की डेवलपमेंट नहीं है, सीवरेज सिस्टम का सारे प्रदेश के अंदर बुरा हाल है। ये सारे मुद्दे इस हाउस के अंदर रखे जाएंगे। बत्रा जी, आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है और एक रोजगार बेरोजगारी का मुद्दा भी आप लोग उठाते रहते हैं। दुष्यंत एक बात और भी है कि हम ये जो कौशल रोजगार निगम बना है, ये भी एक तरह का बैकडोर एंट्री और विदाउट मेरिट, और ये जो एम्प्लॉयमेंट की बात सरकार करती है, ये भी बहुत बड़ा घोटाला है। एक बत्रा जी, जैसे आपने कहा कि इंडस्ट्रियल जो है वो हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी रोहतक पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि 33,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है 2 महीने के अंदर और बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा और प्रदेश का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री से कहूँगा कि एक बार रोहतक IDC का एक बार निरीक्षण कर ले, उनकी सड़कों का निरीक्षण कर ले। उनसे ये भी निवेदन करूंगा कि फरीदाबाद में जाके उसका निरीक्षण कर ले, तो वहाँ पर पता लग जाएगा कि कितनी सुविधाएं कहाँ पर है। मैं दो का तो एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी भी इंडस्ट्रियल स्टेट या इंडस्ट्रियल में या IMT के अंदर जाएं तो वहाँ पर जो सड़कों का व्यवस्था का, सीवेज की पर स्टॉर्म वाटर का जितना बुरा हाल है, वो मंत्री जी खुद अगर देखें, मंत्री वहाँ देखें तो उनको सारी धरातल की बातों का पता लग जाएगा। तो बत्रा जी, आपको कहाँ लगता है कि जब विधानसभा में आप लोग बातें उठाते हो तो क्या कोई सॉल्यूशन निकलता है या सिर्फ नतीजा जीरो ही रह जाता है लास्ट में? नतीजा जीरो है। मुख्यमंत्री आश्वासन ज़रूर देते हैं पर इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं होती है। बड़ी दुख की बात है। कहते हैं कि जो 0 आवर में सवाल उठाएंगे हम उसको भी नोट करते हैं, उसको भी ये करते हैं। और विधानसभा में भी जो क्वेश्चन आवर्स है, क्वेश्चन आवर में सरकार इवेसिव रिप्लाई देती है, अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करती है। एक मुद्दा ये भी है कि आपने करप्शन की भी बात की, अपराध को लेकर के भी क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पे भी हम कॉल अटेंशन मोशन आएगा वहाँ पर, और 0 आवर्स में या हाफ एन आवर डिस्कशन में इस बात को हम रखेंगे। तो बत्रा जी, ये तो था विधानसभा सत्र को लेकर के। मैं बात और कहना चाहूँगा छोटी सी, कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि पिछली बार मैंने विधानसभा के अंदर रोहतक में कृष्णा कॉलोनी और छोटूराम चौक, भगत सिंह कॉलोनी, महावीर कॉलोनी का मुद्दा उठाया था और मुख्यमंत्री ने उसका जवाब भी दिया था। और साथ में आपने देखा कि ओल्ड हाउसिंग बोर्ड में पानी का बहुत भराव हुआ, सीवरेज का पानी घरों के अंदर बदबू मारे, सब कुछ करे उन जीवन लोगों का, और उन प्रत्येक घर वालों का लाखों का नुकसान, तो कुल नुकसान बताएं तो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। उसका भी
इन्होंने कोई समाधान नहीं किया उस बात के लिए। तो ये मुद्दा भी मैंने क्वेश्चन उठाया है और मेरा क्वेश्चन लगा हुआ है। तो ओल्ड हाउसिंग बोर्ड का जो जल भराव का मामला है और गंदे पानी के जल भराव का मामला है, उस मुद्दे को भी मैं जोर शोर से उठाऊंगा। बत्रा जी, आप रोहतक विधानसभा के जनप्रतिनिधि हैं और आपने एक तो कहा कि जो ये हाउसिंग बोर्ड के ये जो मुद्दे हैं, इसके अलावा सरकार से और क्या डिमांड आपकी इस विधानसभा सत्र के दौरान रहेगी ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सकें? सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल बॉडी सिस्टम जो है सरकार का बड़ा फेलियर है। परिवार पहचान पत्र पता नहीं क्या उसको बना के रखा हुआ है, वो भी समय आएगा हम बताएंगे कि पहचान पत्र की क्या किस लिए है। उसके बाद प्रॉपर्टी आईडी की मुद्दे के अलावा भी सरकार ये प्रयत्न कहती है सदन के अंदर और मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि कॉरपोरेशन म्यूनसिपल कमेटीज़ अपने फंड से अपने शहर को चलाएं, वो नामुमकिन है। जितने तक सरकार स्पेशल ग्रांट्स नहीं देगी, हाउस टैक्स की कलेक्शन या जितने भी कॉरपोरेशन या कमेटीज़ में रेवेन्यू उनके होते हैं, जो उनके पास कमाई होती है, जो पैसे इकट्ठे होते हैं, उनसे उनकी एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह ही मुश्किल से पूरी होती है। 4 खड्डे भरने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है। तो इस सिस्टम में अगर चेंज नहीं होगा और इनको फंडिंग नहीं की जाएगी, हमारे यहाँ टाइम ये जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन होता था, उसके अंदर पैसे आते थे। इन्होंने अमृत की बात में कुछ कोशिश की इन्होंने कि अमृत की स्कीम के पैसे अमृत 2 भी लॉन्च करे हैं, पर अमृत 1 भी इतना बड़ा स्कैंडल है, इतना बड़ा फ्रॉड है, इतना सब कुछ है। तो अगर समय सरकार ने दिया तो अमृत 1 की जो घोटाले हैं उनको भी उठाएंगे। एक बीजेपी की तरफ से आरोप लगता है, बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस सवाल तो पूछ लेती है लेकिन फिर सदन को छोड़कर भाग जाती है, जवाब सुनने की हिम्मत उनमें नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और वैसे भी हमारे मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बार बार अपनी बात बोलने में कहते हैं कि मैं अपना पक्ष रखूँगा, लंबा बोलते हैं, लंबा बजट देते हैं, पर ऐसा कभी अवसर नहीं हुआ कि हमने सरकार की बात ना सुनने के लिए सदन से अपने डिमांड के लिए सदन से वॉकआउट किया होगा, अपने जो हमारा मुद्दा है उस पर डिस्कशन के लिए वॉकआउट किया होगा। पर ये कि हम सरकार की बात नहीं सुनने को तैयार होते उसमें, ये बात वो गलत कहते हैं। बत्रा जी, ये तो था विधानसभा सत्र को लेकर। अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी हरियाणा में, राहुल गांधी जी आए, आप भी वहाँ पर गए थे। क्या देखते हैं इस यात्रा के बाद, क्या हरियाणा में कुछ राजनीतिक समीकरण बदलने की उम्मीद है? इतना बड़ा सैलाब मैंने राजनीति में नहीं देखा। भारत जोड़ो यात्रा हालांकि राजनीतिक यात्रा नहीं है राहुल गांधी जी की, पर मैं तो राहुल गांधी जी को एक तपस्वी कहूँगा कि 6 बजे और रोज़ एवरेज 25 किलोमीटर चलना, और जो लोग उनको मिलने आ रहे हैं, जो उनको देखने आ रहे हैं, जो उनका अभिवादन करने के लिए आ रहे हैं। अब पानीपत से हमारा 7 तारीख से शुरू होगा, तो आप वहाँ पर ज़रूर आइए। आप देखिए कि लोगों का एक परिवर्तन की लहर चल रही है। एक जेपी दलाल कृषि मंत्री हरियाणा है, उनकी तरफ से एक बयान आया कि मैं राहुल गांधी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या दवाई खाते हैं जो इतनी ठंड में चल रहे हैं, और अगर वो दवाई बता दे तो हम सैनिकों के लिए उसका इस्तेमाल कर लेंगे। श्री जेपी दलाल इज़ ए इररिस्पॉन्सिबल पर्सन एज ए मिनिस्टर ऑल्सो, एंड वो ऐसे वेग बातें करते रहते हैं, उसका मैं उत्तर देना ज़रूरी नहीं समझता। कुल मिला के हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर के अपनी आवाज़ उठाएगी, लेकिन उम्मीद नहीं है कि कोई समाधान निकलेगा। कर्जा सरकार ने इतना ले लिया, जस्टिफिकेशन करते हैं कि फिस्कल डेफिसिट की, कि हम नॉर्म्स के अंदर कर रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट का एक एक्ट पास हो गया है, पहले 3% से कम रखना था, 5% से कम रखना था। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ सत्ता पक्ष से कि ये कर्जा बढ़ा रहे हैं आप, अपना रेवेन्यू की बात और अपने पैसे की बात, वो पैसा खर्च कहाँ पर हो रहा है, किस बात की डेवलपमेंट में कोई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक ज़िले में मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, ये मेडिकल कॉलेज बनेंगे, उनका क्या रूप होगा, बड़ी चिंता का विषय है। और 20-20 एकड़ के अंदर कल्पना करते हैं कि नया मेडिकल कॉलेज बनेगा, ये कुछ है इतने ज़िलों में।
प्रीमियम इंस्टीट्यूट बननी चाहिए, 2-2 जिले 4-4 जिले के बाद डिस्टेंस के बाद बड़े, जिसमें सुपर स्पेशलिटी होनी चाहिए, जिसमें जो गंभीर बीमारियां उनका सूक्ष्मता से उनका इलाज होना चाहिए, उस बात के लिए ये प्रेफरेंस गवर्नमेंट की होनी चाहिए। और ये हर एक में मेडिकल कॉलेज का क्या स्तर उठाएंगे, उनका 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 स्टेटस क्या होगा। हम तो ख्वाब देखते हैं कि हरियाणा का एक मेडिकल कॉलेज एम्स के बराबर होना चाहिए, पीजीआई रोहतक के बराबर होना चाहिए, पर जिस हिसाब से ये मेडिकल कॉलेज की कंसेप्ट कर रहे हैं वो आने वाले भविष्य के अंदर कोई अच्छा स्टेप नहीं होगा। बत्रा जी, एक इस प्रदेश में एक मुद्दा और उठ रहा है। सरकारी कर्मचारी, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, वो अपनी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के बार बार मांग उठाते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को भी विधानसभा में रखेगी? विधानसभा में रखा। मेरा ही कॉल अटेंशन मोशन था। आज सवेरे ही मेरे को मेल से प्राप्त हुआ कि आपका ये रिजेक्ट कर दिया गया है, ये करंट इशू नहीं है। पर ओपीएस के मामले में मैं कह चाहता हूँ कि कांग्रेस जब सत्ता में आएगी, ओपीएस 101% लागू होगी, पुरानी पेंशन प्रथा लागू होगी। बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं रहा है, इसमें एम्प्लॉय की वो इनसिक्योरिटी है, एम्प्लॉइज़ के पैसे का कोई फ़र्क नहीं, उन्हीं का पैसा कटना है, वही बाद में उनको बनना है। सरकार का शेयर कम होता है, सरकार शेयर अब भी देती है, पर उसकी सिस्टम को बड़ा बदलने की ज़रूरत है। और जितने भी हमारी कांग्रेस की सरकारें हैं उन सब में राजस्थान ने ओपीएस शुरू कर दिया, हिमाचल ने प्रॉमिस कर लिया उस बात के लिए, उसके बाद महाराष्ट्र ने ओपीएस को शुरू कर दिया, इवन झारखंड में ओपीएस आ गया सभी, उसमें छत्तीसगढ़ में ओपीएस को लागू कर दिया गया, नोटिफिकेशन कर दी गई है। और सत्ता में आते ही पहली कलम से मुख्यमंत्री कांग्रेस के जो भी बनेंगे वो पहली कलम से ही ओपीएस को लागू करने की बात करेंगे। बत्रा जी, एक और सवाल। पिछले बहुत से सेशन हुए होंगे, आप हर सेशन में गए, अपनी बात उठाई है। आप लोग घोटालों के आरोप लगाते हो सेशन के दौरान, उनकी जांच कमेटियां बनती हैं, तो क्या लगता है आज तक भी किसी कमेटी की रिपोर्ट को सदन के सामने प्रस्तुत नहीं कर गया। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं ज़ीरो टॉलरेंस की बात करता हूं, हम करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, मुद्दों के ख़िलाफ़ हैं, पर जब वो मुद्दा ज्वलंत होता है उसको कवर अप करने के लिए फटाफट इंक्वायरी मार्क कर देते हैं, इंक्वायरी का अनाउंसमेंट कर देते हैं, पर उस इंक्वायरी की रिपोर्ट कभी भी सदन के सामने पेश नहीं होती है। चाहे वो शराब घोटाला है, चाहे रजिस्ट्री घोटाला है, चाहे एम्प्लॉयमेंट का नौकरियों का घोटाला है, चाहे ये वो कौन सा था डॉक्टरों का, क्या कहते हैं उसको, ये नहीं, ये डॉक्टरों का, इनका बाप का क्या, जो वो जो सर्टिफिकेट मिलते हैं, जो भी मतलब जो भी घोटाले आप लोगों ने उठाए, जो वो है केमिस्ट का, जो फार्मेसी काउंसिल का घोटाला है उसमें, और उसमें बाद में जो लोग उसके अंदर वो होते हैं, क्या नाम है, संतृप्त होते हैं, उनको बचाने की कोशिश सरकार करती है। तो फिर तो इसका मतलब तो ये हुआ, आप कोई भी आवाज़ उठा लें, नतीजा सुनने। बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल ठीक बात है दीपक की जी, कि किसी भी रिपोर्ट को सदन के सामने क्यों नहीं रखा जाता, आज तक क्यों नहीं रखा गया, इस बात के लिए शराब नकली शराब के में मृत्यु होती हैं, उसके लिए कमीशन, उसके लिए इंक्वायरी गठित की जाती है, उसकी रिपोर्ट नहीं होती। रजिस्ट्रियों का, अनऑथराइज कॉलोनीज़ का, उनके बारे में इंक्वायरियाँ रिपोर्ट वो करते हैं। घोटालों में, शराब घोटालों की, किसी भी घोटाले की रिपोर्ट जो है वो सदन के सामने नहीं रखी जाती है। तो भारत भूषण बत्रा, जिन्होंने बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी बहुत से मुद्दों को लेकर इस बार विधानसभा में मौजूदा सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, लेकिन भारत भूषण बत्रा विधायक कांग्रेस, उनका साफ तौर पर कहना है कि हर विधानसभा सत्र के दौरान वो आवाज़ उठाते हैं, घोटालों की बात होती है, जांच इंक्वायरी बैठा दी जाती है, लेकिन आज तक कोई भी जांच रिपोर्ट विधानसभा के सदन के सामने नहीं रखी गई। हालांकि वे अपनी ड्यूटी इस बार भी विधानसभा सत्र के दौरान निभाएंगे, लेकिन उनका यही कहना है कि चाहे हम कुछ भी बात रख लें, सरकार की तरफ से ना सही जवाब दिए जाते हैं और नतीजा केवल 0 ही रहता है।
रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।